नमस्कार दोस्तों। श्री बिमल मित्र जी के द्वारा रचित कहानी मर्जी खुदा की के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे शरदिंदु बाबू के चिर साधित विवाह की घड़ी में अचानक से बाधा उत्पन्न हुई और उसी विवाह वेदी पर से उन्हें उठाकर किसी अन्य नौजवान को बिठा दिया गया। साथ ही हमने देखा कि विश्वपति सिंह को अपनी विदेशी पत्नी की हत्या के आरोप में लोअर कोर्ट के द्वारा धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुना दी गई। अब आगे नियम के मुताबिक लोअर कोर्ट की फांसी के हुक्म की पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा करानी पड़ती है। अंग्रेजों के समय से ही यह नियम चला आ रहा है। उसी सिलसिले में मामला हाई कोर्ट में आया। जज साहब हाजिर थे। अदालत पहले की तरह खचाखच भरी हुई थी। घर की बहू का गला घोंटकर उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। लोगों के लिए भला इससे ज्यादा मजेदार खबर और क्या हो सकती थी। और फिर कोर्ट में उस हत्यारे पति का चेहरा भी देखा जा सकता था। साथ ही इस मजेदार तमाशे को देखने के लिए कोई टिकट लेने की जरूरत भी नहीं। लोगों को इसका आकर्षण भला कम क्यों होता। यहाँ भी एक पक्ष में स्टैंडिंग काउंसिल थे, मिस्टर ए के बासु, और मुजरिम की तरफ से थे मशहूर बैरिस्टर मिस्टर नीरद रंजन दासगुप्त, हाई कोर्ट के स्वमान्य धन्य बैरिस्टर। दोनों पक्षों के बैरिस्टर की बहस के बाद सबने यही समझा कि मुजरिम को फांसी की सजा कायम रहेगी। दूसरे दिन जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले थे। कोर्ट बंद होने वाला था। अचानक बैरिस्टर नीरद रंजन दासगुप्त ने जज साहब के पास एक अर्जी पेश की। मिलॉर्ड, मुजरिम की तरफ से मुझे हुजूर की सेवा में एक अर्जी पेश करनी है। अर्जी? कैसी अर्जी? मुजरिम को 6 घंटों के लिए पुलिस के पहरे में पैरोल पर छुट्टी देनी होगी। सिर्फ कोर्ट के श्रोतागण और साधारण दर्शक वृंद ही नहीं, बेंच क्लर्क, अर्दली, चपरासी और स्वयं जज साहब भी बैरिस्टर साहब की बात सुनकर हैरान रह गए। जज साहब ने कहा, क्या है अर्जी? हुजूर, हमारा मुवक्किल शादी के लिए जाएगा। शादी? शादी करने के लिए 6 घंटों की छुट्टी मंजूर हो गई। 8 राइफलधारी पुलिस कांस्टेबल पहरा देते हुए मुजरिम को कन्या के घर तक ले जाएंगे। उसके बाद शादी हो जाने पर मुजरिम को फिर जेल में बंद कर दिया जाएगा। बिन बादल बरसात वाली कहावत आप सबने जरूर सुनी होगी। यहाँ यह कहावत 100% चरितार्थ हो रही थी। सभी घटनाक्रम की इस आकस्मिकता को देखकर पल दो पल के लिए गूंगे हो गए। जज साहब हुक्म सुनाकर अपने चेंबर में चले गए। स्टैंडिंग काउंसिल ए के बासु ने नीरद रंजन दासगुप्त को कॉरिडोर में जा पकड़ा। उन्होंने पूछा, यह कैसी दिल लगी की है आपने मिस्टर दासगुप्त? मिस्टर दासगुप्त बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी की तरफ जाते जाते बोले, मिस्टर बासु, हेमलेट ने होरेशियो से जो कुछ कहा था वो आपको याद नहीं क्या? There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in philosophy. सुनो होरेशियो, इस पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी दर्शन शास्त्र ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन ठीक ठीक बताइए, माजरा है क्या? फांसी की सजा पाए हुए मुजरिम से भला कौन लड़की शादी करने के लिए तैयार होगी? बैरिस्टर दासगुप्त ने कहा, जरूर तैयार होगी मिस्टर बासु, जरूर। इस पृथ्वी पर सभी कुछ संभव है मिस्टर बासु। जिस समय लोअर कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा था, पूरे कलकत्ते में इस मामले की धूम मची हुई थी। उस समय मेरे मुवक्किल की दादी मिसेस सिंह पूरे हिंदुस्तान में घूम रही थी, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की तलाश में। मिस्टर बासु हैरान रह गए। एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी? व्हाट डू यू मीन? आप कहना क्या चाहते हैं?
हाँ मिस्टर बासु, हाँ, ज्योतिषी, जिसे आप लोग धोखेबाज और ब्लफ मास्टर कहते हैं, वही। इतने दिनों में मिसेस सिंह ज्योतिषियों के पीछे 5 लाख रुपए खर्च कर चुकी हैं। और भी कितने रुपए खर्च हो जाएंगे इसका कोई हिसाब नहीं। जितने भी रुपए खर्च होने दीजिए। एक ऐसा ज्योतिषी चाहिए जो किसी एक ऐसी लड़की की कुंडली बता सके जिसकी किस्मत में वैधव्य का दुख नहीं लिखा हुआ है। मिस्टर बासु बैरिस्टर नीरज रंजन दासगुप्त की दूरदर्शिता देखकर हैरान रह गए। हाँ, बात सही ही थी। विश्वपति सिंह सिंह वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी और एकमात्र कुलदीपक थे। एक समय के कृष्णनगर के महाराज के दीवान गंगा गोविंद सिंह की एक शाखा के वंशधर इसी सेंट्रल एवेन्यू और विटसे स्ट्रीट के मोड़ की गली के भीतर वाले मकान के एकमात्र मालिक थे। उसे ही फांसी हो गई तो फिर बचेगा क्या? उसकी जिंदगी बड़ी है या रुपए? यह सलाह दी थी हाई कोर्ट के मशहूर बैरिस्टर, क्रिमिनल लॉ के विशेषज्ञ मिस्टर नीरज रंजन दासगुप्त ने। जब उन्होंने देखा कि मृत्युदंड किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता, तब उन्होंने एक दिन मिसेस सिंह को एक परामर्श दिया। उन्होंने पूछा, माँ जी, क्या आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करती हैं? माँ जी ने कहा, क्यों? आप ऐसी बात क्यों पूछ रहे हैं? आपके एकमात्र वंशधर को अब दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। विश्वपति को फांसी होकर रहेगी। अगर उसे फांसी होकर ही रहेगी तो भला मैंने आपको यह ब्रीफ दिया क्यों है? मैंने सुना है कि आप क्रिमिनल लॉ कलकत्ता हाई कोर्ट के सबसे योग्य बैरिस्टर हैं। सबसे योग्य बैरिस्टर हूं कि नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। मैं भगवान तो नहीं हूं, और जिस तरह के सबूत और साक्ष्य हैं उनसे तो यह प्रमाणित हो चुका है कि आपके पोते ने अपने हाथों से अपनी पत्नी को उसका गला घोंटकर मार डाला था और उसकी लाश सड़क पर फेंक दी थी। माँ जी ने कहा, सो हमारी बहू जैसी थी उसकी गर्दन मेरे पोते ने छुरी से रेत रेत कर काट नहीं डाली, वही काफी है। मुन्ना दूध पिला पिलाकर घर में एक नागिन को पाल रहा था। ये सब बातें आपने मुझसे कह दी सो कह दी, लेकिन और किसी के सामने ये बातें भूल कर भी मत कहिएगा। वैसा करना हमारे ही हित के खिलाफ होगा। अब मैं जो कुछ कहता हूं वह कर सके तो कीजिए। उसके बाद ही माँ जी का भारत भ्रमण शुरू हो गया। आज पंजाब के जालंधर में है तो कल गुजरावाला में, उसके बाद वहां से सीधे बनारस, फिर नवद्वीप तो कलकत्ते के नजदीक ही है। उससे भी ज्यादा नजदीक है यहाँ का भाटपाड़ा। आखिर ज्योतिषी कहाँ नहीं है? किसी ज्योतिषी की दक्षिणा 500 रुपए है तो किसी ज्योतिषी की दक्षिणा है हर एक सवाल के पीछे 1000 रुपए। गरज का मोल होता है, इसलिए पहले ही कह चुका हूं कि पोते की जिंदगी बड़ी है या रुपए। रुपए जहन्नुम में जाएं, फैक्ट्री के कर्मचारी भूखे मरे तो मरे, सबसे ज्यादा जरूरी है पोते की जिंदगी। और क्या ज्योतिषी भी एक है? हजारों हजारों लाखों लाखों ज्योतिषी सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। उत्तर भारत के ज्योतिषियों का मत कुछ होता है तो दक्षिण भारत के ज्योतिषियों का मत कुछ और। किसी एक ज्योतिषी के साथ दूसरे का मत नहीं मिलता। एक तरफ थी वराह मिहिर की वृहत संहिता और था वृहत जातक, तथा वराह मिहिर के लड़के पृथ्वीयश का ग्रंथ होरोसार, और दूसरी तरफ था गुणाकार द्वारा लिखित होराम करंद। आखिर किस पर विश्वास किया जाए? महादेव द्वारा लिखित जातक तत्व और वैद्यनाथ रचित जातक परिजात एक तरफ थे तो दूसरी तरफ थे उससे विपरीत विचार वाले ग्रंथ। सिर्फ रुपए खर्च होना ही बड़ी बात नहीं, वक्त भी साथ साथ बर्बाद हो रहा था। उधर कलकत्ते के कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और इधर ज्योतिषियों के द्वारा माजी हजार हजार अविवाहिता कन्याओं की जन्म कुंडलियों की जांच करवा रही थी। किस लड़की की किस्मत में वैधव्य का योग नहीं, इस पर विचार करने में बड़े बड़े ज्योतिषियों का दिमाग भी चकरा जा रहा था। सिर्फ एक ज्योतिषी की राय मिल जाने पर ही काम नहीं चलेगा।
यह ज्योतिषी जो कुछ कहता था, दूसरा ज्योतिषी कहता उसका उल्टा ही। इसलिए यह जरूरी था कि उनके बीच समन्वय भी हो। कई कई बार ज्योतिषियों की खोज में माजी कलकत्ते से बाहर चली जाती और फिर कुछ दिनों के लिए कलकत्ता लौट आती। बैरिस्टर दासगुप्त पूछते, क्या हुआ माजी, क्या कोई ज्योतिषी मिला? माजी बेहद थकी हारी होती, कहती, नहीं, अभी भी कोई ठीक ठीक कुछ कह नहीं पा रहा है। कुंडली मिल रही है लेकिन लड़की नहीं मिल रही। देखा जाए क्या होता है। अभी भी मैंने कोशिश छोड़ी नहीं है। नहीं, कोशिश छोड़िएगा भी नहीं, लेकिन हाथ में अब ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ दिनों के बीच में ही यह केस हाई कोर्ट में चला जाएगा। इसी बीच आपको जो कुछ भी हो करना ही होगा, नहीं तो फिर सर्वनाश ही हो जाएगा। आखिरकार एक लड़की की जन्म कुंडली मिली। लड़की की कुंडली में सप्तम पति खूब ही अच्छी तरह तुंगी था और चंद्रमा भी सप्तम पति की तरफ दृष्टिपात कर रहा था। भाटपाड़ा के ही एक ज्योतिषी ने कहा था, इस कन्या के माँ बाप जिंदा नहीं है। लड़की अपने चाचा चाची के लिए बोझ बनी हुई है। 1 साल पहले इस लड़की के चाचा जी ही मेरे पास यह जन्म कुंडली लेकर आए थे। लड़की की शादी हो चुकी है या वह अब तक अविवाहित है यह मैं नहीं जानता। फिर भी उनका पता ठिकाना मेरे पास लिखा हुआ है, आप पता लिख लीजिए। लड़की का नाम है देवयानी सरकार और उसके चाचा जी का नाम है यतीन्द्रनाथ सरकार। पता है 3/1 दर्जीपाड़ा लेन। और अब 1 मिनट का भी वक्त बर्बाद नहीं करना है। दूसरे ही दिन मामला हाई कोर्ट में चला जाएगा। माजी ने कालिदास को 3/1 दर्जीपाड़ा लेन के पते पर झटपट दौड़ाया। कालिदास ने वहां से लौटकर खबर दी, माजी, कल उस लड़की की शादी होने वाली है। सब कुछ ठीक हो गया है। निमंत्रण पत्र भी छपवाकर भेजे जा चुके हैं। माजी ने कहा, जा पुरोहित जी को बुलाओ तो। पुरोहित जी के आते ही माजी ने पूछा, पंडित जी, पंचांग देखकर जरा बताइए तो कि कल शादी के लग्न कितने से कितने बजे तक है। पंचांग देखकर पुरोहित जी ने कहा, संध्या 6:30 बजे से रात के 11 बजे तक लग्न है। क्यों, क्या बात है माजी, किसकी शादी है? पुरोहित जी की बात का जवाब दिए बगैर माजी तुरंत गाड़ी में बैठकर घर के बाहर चली गई। बैरिस्टर दासगुप्त के घर जाकर उन्होंने मिस्टर दासगुप्त से एकांत में कहा, लड़की मिल गई है। उस लड़की के भाग्य में वैधव्य योग नहीं है। भाटपाड़ा के एक जोशी से ही खबर मिली है। लड़की वाले दर्जीपाड़ा लेन में रहते हैं। सारी खोज खबर ले चुकी हूँ, लेकिन उस लड़की की शादी कल गोधूली लग्न में होने वाली है। निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। मिस्टर दासगुप्त ने कहा, उस शादी को किसी भी तरह रुकवाइए। कल दोपहर को हाई कोर्ट में हम लोगों के केस की सुनवाई होगी। मैं जज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे मुवक्किल को 6 घंटों के लिए पैरोल पर छोड़ दिया जाए। माजी ने पूछा, क्या जज साहब पैरोल पर छुट्टी देंगे? बैरिस्टर दासगुप्त ने कहा, छुट्टी क्यों नहीं देंगे? इसके प्रेसिडेंट है, नजीर है। 8 पुलिस कांस्टेबल राइफल लेकर मुजरिम को घेर कर रखेंगे। इसमें भला जज साहब को क्या आपत्ति हो सकती है? बस एक ही बात है, सुहागरात नहीं होगी और आपको किसी तरह का भोज देने का मौका नहीं मिलेगा। माजी ने कहा, सो ना हो तो ना सही, किसी तरह शादी हो तो जान बचे। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि लेखक का जीवन बड़ी मुसीबत का जीवन होता है। मैं भी कह चुका हूं कि जिसके जीवन का ग्राफ शुरू में ही इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, उसकी शेष परिणति क्या होगी। इसके बाद क्या हुआ यह जानने के लिए बेहद उतावला हो उठा। इसलिए मैंने नरेश से पूछा, फिर क्या हुआ? कितने सालों के बाद मैं कलकत्ता आया था। उन दिनों मैं एक ऐसी नौकरी कर रहा था जिसकी वजह से मुझे कलकत्ता आने का मौका कम मिला करता था। कलकत्ते के बारे में मुझे जो भी खबरें मिलती वे अपने मित्रों के मार्फत ही मिलती, लेकिन मेरे मन में सबसे ज्यादा कौतूहल शरदिंदु की शादी के बारे में था।
शरदिंदु के विवाह से संबंधित दुर्घटना के बारे में मुझे नरेश के मुंह से ही सारा विवरण विस्तार पूर्वक सुनने को मिला। जिस दिन हाई कोर्ट खुला उस दिन पहले की तरह ही एक तरफ स्टैंडिंग काउंसिल मिस्टर ए के बासु और दूसरी तरफ बैरिस्टर नीरद रंजन दासगुप्त डटे हुए थे और कटघरे में कठपुतली की तरह खड़ा था मुजरिम विश्वपति सिंह। और अगली कतार में दर्शकों के पीठ पर बैठी वह कौन थी? बदन पर नई बनारसी साड़ी थी, गले में, हाथ में और कान में जड़ाऊ गहने थे, मांग में गहरा लाल सिंदूर भरा हुआ था। क्या वही फांसी की सजा पाए हुए मुजरिम की नई नवेली दुल्हन थी, जिसके साथ ब्याह रचाने के लिए जज साहब ने अभियुक्त को 6 घंटों के लिए पैरोल पर छुट्टी दी थी? सिर्फ जज साहब ही नहीं, कोर्ट में मौजूद सारे आदमी कभी मुजरिम की तरफ देख रहे थे तो कभी बनारसी साड़ी में लिपटी नई नवेली दुल्हन की तरफ। वही दुल्हन जिसकी शादी शरदिंदु के साथ होते होते विश्वपति सिंह के साथ हो गई थी। सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या जज साहब इतने निष्ठुर हो जाएंगे कि मुजरिम को फांसी की सजा देकर नई नवेली दुल्हन को विधवा बना देंगे? क्या स्वयं जज एक पति नहीं है? क्या जज साहब के बीवी बच्चे और दामाद नहीं है? क्या जज होने के कारण उनका हृदय पत्थर का हो गया है? नहीं, सच में जज साहब का भी दिल था। उस दिन उन्होंने इसी बात का सबूत दिया। फांसी के मुजरिम को ऐसी मामूली सजा कि नजीर हाईकोर्ट के लंबे इतिहास में और कोई नहीं थी। फांसी के बदले आजीवन कारावास की सजा दी गई। जज साहब फैसला सुनाने के बाद अपने चैम्बर में चले गए। स्टैंडिंग काउंसिल और बैरिस्टर नीरद रंजन दासगुप्त भी बाहर लाइब्रेरी में चले गए। माजी अपनी नवविवाहिता पोते की बहू के साथ अपनी गाड़ी में जा बैठी। आजीवन कारावास यानी 14 साल का कारादंड। तब तक नववधु को सुहाग संध्या के लिए इंतजार की घड़ियां गिननी होंगी। इस अवधि के बाद ही वह अपने पति से मिल सकेगी। लेकिन विधाता के मन में क्या था, इसका पता न माजी को था, न विश्वपति सिंह को और न ही शरदिंदु को। संभवतः किसी के लिए यह जान पाना मुमकिन था ही नहीं, क्योंकि इस घटना के कुछ एक महीने के बाद ही माजी अचानक चल बसी। साथ ही दीवान गंगा गोविंद सिंह के सुप्रसिद्ध वंश का एक वंशधर विश्वपति सिंह जेल में अपनी सजा काटने लगा। और उसकी नई नवेली दुल्हन। एक लेखक के रूप में यह जानने के लिए मैं लालायित हो उठा कि इसके बाद क्या हुआ होगा। ऐसा खानदान, इतने रुपए पैसे, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारोबार और सुंदर पत्नी, इसकी क्या परिणति होगी? यह कहावत है ना, मर्जी खुदा की और खेल नसीब का। लेकिन कैसी खुदा की मर्जी और कैसा नसीब? नरेश पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुना रहा था और मैं तन्मय होकर सुन रहा था। नरेश एक दिन अपने ऑफिस से घर लौटा ही था कि हठात दरवाजे पर दस्तक हुई। नरेश ने दरवाजा खोला। सामने शरदिंदु को देखते ही वह अवाक रह गया। नरेश ने कहा, शरदिंदु, तू? शरदिंदु को देखकर नरेश हैरत में पड़ गया। उसे सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि वह उसका पहले वाला दोस्त शरदिंदु है। शरदिंदु का रंग पहले की तुलना में काफी साफ हो गया। कहाँ वो बदसूरत और बदरंग शरदिंदु और कहाँ आज का यह सुंदर, सजीला और सलीकेदार शरदिंदु। यह कैसा जादू हो गया था? नरेश ने देखा कि घर के सामने एक नई गाड़ी खड़ी थी। नरेश ने पूछा, तू उसी गाड़ी में आया है? शरदिंदु ने कहा, हाँ। किसकी गाड़ी है यह? शरदिंदु ने जवाब दिया, मेरी ही है, मैंने यह गाड़ी खरीदी है। नरेश की मानो बोलती ही बंद हो गई। कुछ क्षणों तक उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। शरदिंदु ने कहा, परसों मेरी शादी है, जरूर आना भाई। यह कहने के साथ शरदिंदु ने नरेश के हाथों में विवाह का निमंत्रण पत्र थमा दिया। शरदिंदु ने जाते जाते फिर कहा, देखो भाई,
शादी में आना जरूर, इस समय चलता हूँ, जरा हड़बड़ी में हूँ। विवाह का निमंत्रण हाथ में लिए लिए ही नरेश ने देखा कि शरदिंदु झटपट गाड़ी में जा बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पृथ्वी पर इतनी तरह की आश्चर्यजनक घटनाएं घटती हैं जिनका हिसाब रखना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। जो शरदिंदु एक मामूली सी नौकरी भी नहीं पा सका था, उसी शरदिंदु ने आज गाड़ी खरीदी है। यह आखिर मुमकिन कैसे हुआ? दूसरे दिन नरेश ने अपने ऑफिस से अपने दोस्तों को फोन किया। उन लोगों ने भी बताया कि शरदिंदु ने उन्हें शादी में आने के लिए निमंत्रित किया है। नरेश ने पूछा, वह कैसे संभव हुआ अमल? अमल ने कहा, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। जिसकी शादी में ऐसा गोलमाल हुआ था उसी का अब विवाह हो रहा है। यह कैसे संभव हुआ, समझ में नहीं आता। नरेश ने पूछा, क्या शरदिंदु के साथ तुम्हारी कुछ बातचीत हुई? अमल ने कहा, बातचीत भला होती भी कैसे, वह तो तूफान की तरह आया और शादी का कार्ड देकर चला गया। शरदिंदु से मैं सिर्फ यही पूछ पाया था कि यह गाड़ी किसकी है। उसने जवाब दिया, यह गाड़ी मैंने ही खरीदी है। सिर्फ अमल ही नहीं, हमारी मित्र मंडली के दिलीप, संदीप, मानस, कुणाल और शिबू सभी इस बात पर हैरान थे। विवाह स्थल का पता जानने के लिए जब नरेश ने शादी का कार्ड पढ़ना शुरू किया तो वह हैरत में पड़ गया। कन्या का नाम देवयानी था। देवयानी? यह कौन सी देवयानी थी? जिस देवयानी की शरदिंदु के साथ शादी होने को थी, उसकी शादी तो शरदिंदु के बजाय विश्वपति के साथ हो चुकी थी। विश्वपति सिंह को उम्र कैद की सजा मिलने के बावजूद देवयानी उसकी पत्नी थी। खैर, शादी के दिन सभी दोस्त शरदिंदु के घर पर आ पहुंचे। शरदिंदु ने नया मकान बनवाया था, सुंदर सा मकान। उस मकान को देखकर सभी चकित रह गए। शरदिंदु मकान कैसे बनवा पाया? वह गाड़ी कैसे खरीद पाया? जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ एक ट्यूशनों के बलबूते पर पेट भर पाता था, उसके पास आखिर इतने रुपए आए कहां से? नरेश, अमल, दिलीप, संदीप, मानस, कुणाल और शिबू सभी के सामने यही समस्या थी कि आखिर यह सब संभव कैसे हुआ। और यह सवाल भी सबको परेशान कर रहा था कि यह देवयानी कौन है जिसके साथ शरदिंदु की शादी होने जा रही थी। शरदिंदु के घर में न जाने कहां से बहुत से रिश्तेदार भी जुटाए थे। शरदिंदु बेहद व्यस्त था। इस व्यस्तता के बीच शरदिंदु के साथ कुछ भी बातचीत नहीं हो सकी। शरदिंदु वर का वेश धारण कर कन्या के घर की तरफ रवाना हुआ। शरदिंदु के दोस्त भी बाराती बनकर उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दूसरी कार में चल पड़े। लड़की वालों के घर में भी भारी धूमधाम थी। पूरा घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। बारातियों का दिल खोलकर स्वागत किया गया। शहनाई का सुर सुनकर सभी अभिभूत हो रहे थे। दूल्हे शरदिंदु को एक कमरे में बिठाया गया। उसे घेरकर लड़कियां खड़ी थीं। वहां भी शरदिंदु के साथ उसके दोस्तों की कोई बातचीत नहीं हो पाई। उसके बाद कन्या पक्ष के लोग शरदिंदु को विवाह मंडप में ले गए। शरदिंदु को एक पीढ़े के ऊपर खड़ा करना पड़ा और दूसरे पीढ़े पर दुल्हन को बिठाकर 4 आदमियों ने उसे दूल्हे शरदिंदु के चारों ओर 7 बार घुमाया। 7 बार परिक्रमा पूरी होने के बाद ही शुभ दृष्टि का आयोजन हुआ। पुरोहित जी ने कहा, अब शुभ दृष्टि। बेटी देखो, वर की तरफ देखो। उसके बाद मैं नरेश के मुंह से सारा किस्सा सुन रहा था। मेरा कौतूहल उत्तरोत्तर और भी बढ़ता जा रहा था। मैंने नरेश से पूछा, क्यों भाई, लड़की कैसी थी? नरेश ने कहा, अरे भाई, वही देवयानी सरकार जिसके साथ एक दिन शरदिंदु की शादी होते होते रुक गई थी। वही देवयानी सरकार जिसकी शादी शरदिंदु के बजाय विश्वपति सिंह के साथ हो गई थी। मैंने पूछा, यह कैसे हो सकता है?
एक ही लड़की की शादी दो व्यक्तियों के साथ कैसे हो सकती है? नरेश ने कहा, हम लोग भी तो इसी बात पर हैरान थे। जिस लड़की की किस्मत में ज्योतिषियों के अनुसार वैधव्य योग नहीं था, उस लड़की की शादी फिर शरदिंदु के साथ कैसे हुई? वह भला विधवा ही कैसे हुई और शरदिंदु के साथ उसकी शादी भला क्यों कर हुई? कुछ देर रुककर नरेश ने फिर कहना शुरू किया। उसके बाद बहुतों से पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी किस्मत में वैधव्य योग नहीं था। यह ठीक है, लेकिन विवाह विच्छेद, तलाक, विवाह विच्छेद का योग उसकी किस्मत में था या नहीं, इस बात पर ज्योतिषियों ने विचार नहीं किया। इसका प्रतिरोध भला क्या होता है? जिस जमाने में ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी, उस समय तो संभवतः विवाह विच्छेद का चलन था ही नहीं। उस समय विवाह विच्छेद का कोई कानून भी नहीं बना था, तो भला ज्योतिषी इसके बारे में क्या भविष्यवाणी करते? मैं विस्मित होकर नरेश के मुंह से यह हैरत अंगेज किस्सा सुन रहा था। शुभ दृष्टि के बाद ही संपदान पर्व प्रारंभ हो गया। उस समय शरदिंदु से बातचीत कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था। फिर भी नरेश ने अपने पास खड़े एक आदमी से पूछा, अच्छा साहब, एक बात बताइए तो, यह तो वही लड़की है जिसके साथ शरदिंदु की शादी होते होते रुक गई थी और जिसके साथ शरदिंदु के बजाय विश्वपति सिंह की शादी हो गई थी। अब फिर इसकी शादी शरदिंदु के साथ कैसे हो रही है? उस आदमी ने कहा, इसके पहले पति विश्वपति सिंह से तो इसका 1 साल पहले ही तलाक हो चुका है। नरेश ने पूछा, और इसका पहला पति विश्वपति सिंह, क्या वह अभी तक जेल में है? उस आदमी ने कहा, हाँ, उसे तो उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन तलाक हुआ कैसे? उस आदमी ने कहा, आपने तो वह कहावत सुनी ही होगी, मर्जी खुदा की और खेल नसीब का। शादी के बाद ना तो सुहागरात हुई थी और ना ही कोई भोज वगैरह आयोजित किया गया था। वह विवाह तो असिद्ध हो गया, इसलिए देवयानी को तलाक पाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। नरेश सारा किस्सा सुनाता जा रहा था। उसने फिर कहा, देवयानी का अपने पति से विवाह विच्छेद ही नहीं हुआ, बल्कि क्षतिपूर्ति के रूप में उसे लाखों रुपए भी मिले। उन्हीं रुपयों से ही तो शरदिंदु ने मकान बनवाया है और गाड़ी खरीदी है। शरदिंदु के पास इस समय जो कुछ भी है, वह है देवयानी के प्रथम पति के रुपयों की बदौलत ही। शरदिंदु को बस एक ही बात का दुख है। आज इस शादी को देख पाने पर जो सबसे ज्यादा खुश होती, शरदिंदु की वह गरीब बूढ़ी विधवा माँ आज खुशी का यह दिन देखने से पहले ही इस संसार से विदा हो चुकी है। घटनाओं की झंझावात में मैं ना जाने कैसा विह्वल हो चला था। शादी तो बहुतों की होती है, लेकिन किसी भी लड़के को भला शरदिंदु की तरह विवाह मंडप से अपमानित होकर खाली हाथ लौटना पड़ा है? और क्या कोई लड़का इस तरह पहले वाली लड़की के साथ फिर विवाह बंधन में बनता है? सचमुच शेक्सपियर ने झूठ नहीं कहा था। There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. सुनो होरेशियो, इस पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी तुम्हारे दर्शन शास्त्र ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। यह कहानी मैं कैसे लिखूं? इस कहानी पर कौन विश्वास करेगा? क्या इतिहास में कभी किसी ने ऐसी घटना देखी है? नरेश मुझे अपने साथ लेकर शरदिंदु के नए मकान की तरफ बढ़ने लगा। नरेश ने हठात दूर के एक मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो, वही तो है शरदिंदु का नया मकान। मैंने उस मकान की तरफ कुछ क्षणों तक एकटक देखा। सचमुच देखने लायक मकान था। शरदिंदु ने हम सबको पराजित कर दिया था। फिर भी मैंने पूछा, एक बात समझ में नहीं आ रही है, लड़की के चाचा ने फांसी की सजा पाए हुए अभियुक्त के साथ भला अपनी भतीजी की शादी क्यों की? नरेश ने कहा, अरे यह तो बिल्कुल सीधी सी बात है, यह भी तुम समझ नहीं सके।
लड़की के चाचा जी को विश्वपति सिंह की दादी ने उस रोज 4 लाख रुपयों की रिश्वत दी थी। ताज्जुब की बात है, यहाँ भी रिश्वत। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि दूसरे महायुद्ध के बाद मैंने कुछ एक वर्षों के लिए घूसखोरों को पकड़ने की नौकरी की थी। बहुत से घूसखोरों को मैंने पकड़ा भी था। इसके लिए एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मैंने पुरस्कार भी पाया था। लेकिन फिर भी इस तरह की रिश्वत के लेन देन की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। भला कोई भी इस तरह की रिश्वतखोरी की कल्पना कर सकता है क्या? दुनिया में इतने लोगों के होते हुए यह घटना घटी शरदिंदु के जीवन में। सच है, मर्जी खुदा की और खेल नसीब का। नरेश ने शरदिंदु के घर के सदर दरवाजे के पास जाकर कॉलिंग बेल बजाई। कॉलिंग बेल की आवाज पूरे घर के भीतर गूंज उठी। मुझे ऐसा लगा मानो कॉलिंग बेल की आवाज नहीं थी, वह थी विश्वपति सिंह की आवाज, या फिर वह थी विश्वपति सिंह की 14वीं पीढ़ी के प्रसिद्ध पुरुष दीवान गंगा गोविंद सिंह की जेलखाने के भीतर से की गई विकट आर्त ध्वनि। तो दोस्तों, देखा आपने, कुछ खुदा की मर्जी, कुछ नसीबों का खेल। शिवदिंदु और देवयानी का योग बनना था तो बन कर रहा। हाँ, इस बीच नसीब ने काल चक्र में अपना खेल दिखाकर कहानी को पाठकों के लिए दिलचस्प जरूर बना दिया। इसी के साथ आज विदा लेती हूँ। जल्द ही फिर मिलूंगी ऐसे अनेकानेक अन्य दिलचस्प किरदारों और कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपने सहजनों का खूब ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। कहानी और प्रस्तुतिकरण पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के प्रति अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।